नमस्कार, मैं समर राज बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। अहम बात ये नहीं है कि वहाँ पर कांग्रेस को बहुमत मिल रही है, अहम बात ये भी नहीं है कि भाजपा बहुमत से बहुत दूर जा रही है। ओपिनियन पोल हो या एग्जिट पोल, लगभग यही रुझान दिखा रहे थे। असल सवाल ये था कि प्रधानमंत्री की इतनी स्टंटबाजी के बाद, बजरंग दलियों को बजरंग बली बताने के बाद, द केरला स्टोरी के फ्री के प्रमोटर बन जाने के बाद कैसे नतीजे आएंगे। इतनी स्टंटबाजी, इतने निचले स्तर की राजनीति करने के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी फिर से गेन करते हुए दिखाई देगी? क्या कुछ चमत्कारिक प्रदर्शन करेगी? वैसा तो कोई प्रदर्शन नहीं दिख रहा है। जैसे ओपिनियन पोल में प्रेडिक्टेड था, उससे बुरा हाल हो रहा है। जैसे एग्जिट पोल में प्रेडिक्टेड था, उससे भी बुरा हाल हो रहा है। लेकिन एक प्रधानमंत्री की गरिमा के अनुकूल जो राजनीति प्रेडिक्टेबल होती है, वैसा कुछ नहीं देखने को मिला। अब क्योंकि कर्नाटक में जिस तरह के अभी 3-3.5 घंटे के बाद रुझान दिख रहे हैं, उसके हिसाब से कांग्रेस क्लियर मेजॉरिटी का मार्का पार कर रही है। 113 सीट पाने वाली पार्टी को बहुमत का आंकड़ा पार किया हुआ माना जाना चाहिए, क्योंकि 224 विधानसभा सीटें हैं और कांग्रेस कहीं 115-118 के आसपास बार बार ऊपर नीचे आ रही है। भारतीय जनता पार्टी 70 से 75 सीटों के बीच में रह रही है, तो बहुमत से बहुत दूर है। जेडीएस ठीक ठाक उसी तरह प्रदर्शन कर रही जैसे कि उम्मीद की गई थी। पिछली बार बसपा से गठबंधन था और माहौल कुछ अलग था, तब जाकर के 37-38 सीटों पर जीत मिली थी। इस बार ना तो बसपा से उसका गठबंधन था और ना ही उस तरह का माहौल था, क्योंकि पोलराइजेशन का फायदा भाजपा और कांग्रेस को कहीं ना कहीं मिला है। अब वहाँ पर स्थानीय स्तर पर किस तरह की राजनीति हुई, सीएम बोम्मई का क्या फैक्टर रहा, किस तरह येदियुरप्पा फैक्टर काम किया, कैसे 40% कमीशन का जो आरोप लगा उसके नाम पर जिस तरह प्रचार किया, उसका कितना फ़र्क पड़ा। डीके शिव कुमार की जो एग्रेसिव पॉलिटिक्स रही, उसका कितना फ़र्क पड़ा। कांग्रेस में सबसे ज़्यादा दक्षिण भारत में जिस चीज़ पर फोकस करके, जहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा के वक्त राहुल गांधी ने जो टाइम दिया, उसका कितना फ़र्क पड़ा, इस पर ज़रूर हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे ज़रूरी बात हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ शाकिर हैं, लगातार खबरों और सारी चीज़ों पे आपको लगभग 2 महीने से कर्नाटक चुनाव पर अपडेट करते रहे हैं। क्या सबसे बड़ा फैक्टर इसमें क्या देखने को मिल रहा है कि इस कर्नाटक के जो चुनाव नतीजे आ रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी हार किसकी है? भाजपा की है या एक प्रधानमंत्री के रूप में जो उनकी सारी स्टंटबाजी के बाद हार है, उसको देख रहे हैं? देखिए, पिछले कई चुनाव को अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी को कभी बहुमत मिला नहीं। हमेशा, पिछली बार भी सीटें ज़रूर ज़्यादा थी, लेकिन वो जेडीएस और कांग्रेस साथ में आ गए थे और सरकार बन गई थी। और किस तरह से सरकार तोड़ी गई, उसका डर भी इस वक्त कांग्रेस के कई नेता जता चुके हैं कि भाई ऑपरेशन लोटस हो सकता है। और कल तो जो बयान था बीजेपी के नेता का, उन्होंने भी साफ तौर पे कहा था कि भाई हम सीटें कुछ भी आए हैं, नतीजे कुछ भी आए, हम ऑपरेशन चलाएंगे अपने केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में और हम सरकार बनाएंगे। ये ऑपरेशन कौन सा ऑपरेशन? ये ऑपरेशन डॉक्टर तो नहीं है, ये लोग सर्जरी वाला तो नहीं। ये सत्ता का ऑपरेशन है। किस तरह से आपको सत्ता हासिल करनी है, मकसद सिर्फ ये सत्ता आप हासिल करें। अब उसके लिए पैसा दें, उसके लिए डराएं, उसके लिए विधायकों को इधर, दूसरे दलों के लोगों के लिए जिसे हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं, अन्य दलों के लोगों के लिए जिसे कहते हैं खरीद फरोख्त, उसको मीडिया वाले लोग भाजपा के संदर्भ में ऑपरेशन कहते हैं जी। अब कांग्रेस के लिहाज से अगर देखें इन नतीजों को, तो मल्लिकार्जुन खड़गे, आप देखिए, कांग्रेस ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, एक दलित फेस, सबसे पुराना चेहरा, उनके नेतृत्व में ये पहला चुनाव, अपने ही गृह राज्य में उन्होंने चुनाव करा और वहां पर वो डटे रहे। पूरी कांग्रेस पार्टी, मुझे लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश के बाद पहली बार लगा है कि पूरी कांग्रेस पार्टी एक राज्य में डटी हुई है। कोई सीनियर लीडर, कोई प्रवक्ता वहां से हिला नहीं आखिरी वक्त तक। उसका नतीजा यह है कि आप बहुमत के आंकड़े को पार कर रहे हो। ठीक है, तमाम फैक्टर्स थे, आपने करप्शन को लेकर अच्छा माहौल बनाया, तमाम चीजें की, लेकिन आखिर में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और गृह मंत्री अमित शाह ने मुस्लिम रिजर्वेशन, बजरंग दल, बजरंग बली, केरला स्टोरी जिसका जिक्र आपने किया, उससे पहले हिजाब विवाद पूरे कर्नाटक में जिस तरह से रहा, ये तमाम चीजें काफी थी बीजेपी के लिए चीजों को बदलने के लिए। करप्शन का मुद्दा कहीं ना कहीं इनके आगे ढक जाता, लेकिन
कांग्रेस की जो लीडरशिप रही, लोकल लीडरशिप रही, मल्लिकार्जुन खड़गे का जो फेस रहा, वो एक तरह से कर्नाटक का एक पुत्र होने की जो बात उन्होंने बार बार कही आखिर के वक्त में, तो वो कहीं ना कहीं अपील कर गया। और राहुल गांधी को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। उत्तर भारत पे चाहे उनके उठाए गए मुद्दों को कोई अहमियत दे या ना दे, क्योंकि यहाँ का वोटर बहुत जल्दी बुलडोजर की राजनीति के आगे नतमस्तक हो जाता है, लेकिन साउथ इंडिया में जब राहुल गांधी ने अपनी यात्रा की थी तो उसका इंपैक्ट था, उसका इंपैक्ट वहां दिख रहा था। लेकिन वो मोबिलाइज हुआ, चैनलाइज हुआ जब पूरी की पूरी लीडरशिप कांग्रेस की कर्नाटक में डटी रही। और खुद मल्लिकार्जुन खड़गे, माना जाए कि उनकी लीडरशिप में अगर ये पहला चुनाव कांग्रेस जीत रही है, तो आने वाले वक्त में जिस जिस राज्य में विधानसभा चुनाव होंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे से उम्मीदें कांग्रेस की बढ़ेंगी और कुछ बड़े निर्णय भी कांग्रेस करेगी। लेकिन अच्छा, ये जश्न मना रहे लोगों के लिए, विपक्ष के लोगों के लिए, उसमें भी खासकर कांग्रेस के लोगों के लिए इसमें एक संदेश भी है जो आप पूरी बात बता रहे हैं कि चुनाव कैसे लड़ना चाहिए। वो कर्नाटक से एग्जाम्पल ले लें, चुनाव कैसे नहीं लड़ना चाहिए गुजरात से एग्जाम्पल ले लें, कि पूरी टीम कैसे मिलकर एक जगह लड़ती है और कैसे सब बिखर कर आपस में लड़ते हैं। फिर बार बार यही दल दावा करते हैं कि हम लोकतंत्र बचाने की लड़ाई कर रहे हैं, भाजपा इसलिए भी जरूरी हो जाता है। खैर, आप बातचीत कंटिन्यू। एक और फैक्टर है, आप देखिए उत्तर प्रदेश के भी नतीजे आ रहे हैं, निकाय चुनाव के तमाम नतीजे। आप देखिए वहां प्रधानमंत्री नहीं गए, वहां पर बीजेपी लीड है। हाँ, सरकार में है, इसलिए आप कह सकते हैं कि बीजेपी को एज है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने वहां अपने चेहरे पे चुनाव लड़ा है। देखिए ये इंटरनल पॉलिटिक्स 2024 आते आते बीजेपी के लिए काफी कुछ बदलेगी। आप उससे बाहर देखिए, कर्नाटक में प्रधानमंत्री ने मणिपुर को भी इग्नोर कर दिया था, महिला पहलवान या धरने में बैठी उसको भी इग्नोर कर दिया था। आखिरी वक्त तक उन्होंने रोड शो किया था, सबसे लंबा रोड शो, ये मीडिया बता रहा था। मतलब बोमई हो या येदियुरप्पा हो, चाहे जो बहाना हो, असल चेहरा नरेंद्र मोदी थे। और ये कहा भी जा रहा था कि अगर बीजेपी हारेगी तो तमाम जो मीडिया चैनल्स हैं उसमें जेपी नड्डा की तस्वीरें आ जाएंगी, और हो भी वही रहा है। आप लोग दर्शकों से ये गुजारिश है, ये एक सलाह भी है कि जितने भी चैनल देख रहे हैं आप लगातार नज़र बनाए रखिए कि उस पर क्या दिखाया जा रहा है, क्योंकि जीतने के बाद मोदी चालीसा चलता है और विधिवत तंज नहीं है, ये शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं लगभग सारे चैनलों पर। उसमें प्रधानमंत्री मोदी की इतनी तारीफ की जाती है, चाहे मोहल्ले स्तर का चुनाव हो। जीतने पर जब उनकी तारीफ होती तो हारने पर देखिए किसकी तस्वीर लगाई जाती है, सीएम बोमई की लगाई जा रही है, या वहाँ पर येदियुरप्पा की तस्वीर लगाई जा रही है, या फिर जेपी नड्डा की लगाई जा रही। आप लोग जरूर देखिए। और इस सब के बीच आप देखिए सतपाल मलिक का बयान आप याद कीजिए, वो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री को करप्शन से फर्क नहीं पड़ता, उनका बयान आया था। कर्नाटक में करप्शन का इशू कांग्रेस ने उठाया और करप्शन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं बोला। आखिरी वक्त में जब ये लगा कि कांग्रेस यहाँ लीड कर रही है और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं बजरंग दल का नाम आ गया, तो उससे चुनाव कैसे बजरंग बली और फिर कैसे मुस्लिम रिजर्वेशन की तरफ मोड़ दिया गया। आप देखिए इस पूरे खेल को, क्योंकि प्रधानमंत्री का पद और प्रधानमंत्री के रहते उनकी जिम्मेदारी, क्योंकि आखिरी वक्त में गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक पे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक में, और मणिपुर पूरी तरह से जल रहा था। आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते कि आपने अपनी पार्टी को सत्ता में पहुंचाने के लिए उसके तमाम जो लोकल लीडर थी उनकी एक तरह से निष्क्रियता या उनकी नाकामी को छुपाने के लिए आपने मणिपुर को इग्नोर किया। सबसे बड़ा चैलेंज था कि एक राज्य पूरी तरह से जल रहा है, आप वहां नहीं गए, आपका मकसद सिर्फ कर्नाटक पे अपनी पार्टी की सरकार बनाना था। इस पे अक्सर मैंने देखा टीवी चैनलों पर डिबेट करते हुए अक्सर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दलील दी जाती है कि हम तो स्वयं सेवक लोग हैं, बड़ी मेहनत से हर एक चुनाव में सारे लोग मिलकर चुनाव प्रचार करते हैं। ये एक हद तक सही बात भी है कि मेहनत के नज़रिए से देखें तो प्रधानमंत्री होकर के भी चाहे राज्य स्तर का चुनाव हो या छोटे मोटे चुनाव हो उसमें लगे रहते हैं। लेकिन ये आपको एक स्वयं सेवक अकेले नहीं रह गए। जब आप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बन जाते हैं तब आपकी प्राथमिकता ये हो जाती है कि एक राज्य जो जल रहा है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री वहां ध्यान दें। देश की राजधानी में अगर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर ख्याति प्राप्त पहलवान बैठी हुई हैं और अपने यौन शोषण का आरोप लगा रही हैं और आरोपी खुद भाजपा का सांसद है, मोदी शाह योगी का करीबी है, तब फिर उस पर भी ध्यान देना चाहिए। इसलिए ये सारे सवाल उठते रहते हैं। अभी इसका क्या फर्क पड़ेगा, क्या कर्नाटक के चुनाव से अभी जो आगे आने वाले विधानसभा, इसको लोकसभा का सेमीफाइनल कहना तो अति होगी। अति इसलिए होगी क्योंकि इसके बाद अभी 3-4 राज्यों का चुनाव है तो वहां से मोड़ बनेगा, तो उस पर कोई इंपैक्ट पड़ेगा? देखिए दक्षिण भारत में अगर आप नक्शे को अब देखेंगे तो दक्षिण भारत से बीजेपी
हट गई है। दक्षिण भारत में कर्नाटक ऐसा राज्य था जहां पर बीजेपी थी और वहां से वो कोशिश कर रही थी कि दूसरे राज्यों केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में वो कुछ पैठ बनाए। लेकिन कर्नाटक के जो नतीजे हैं वो महाराष्ट्र पे भी इंपैक्ट करेंगे, क्योंकि कर्नाटक महाराष्ट्र का बॉर्डर ऐसा नहीं है कि बॉर्डर है, वहां से तमाम चीजें सर्कुलेट भी होती हैं, वहां से पॉलिटिकल मैसेज भी जाएगा, वहां से हर तरह का मैसेज जाता है। जो दक्षिण भारत की बेल्ट है वहां पर बीजेपी के लिए आने वाले चुनावों में मुश्किल होगी, क्योंकि कर्नाटक जीतना कांग्रेस के लिए एक एनर्जी देगा। फिर मतलब भाजपा के हिस्से एक राज्य जा रहा है, ये एक फैक्टर है, लेकिन उससे बड़ा फैक्टर वो है कि जिसको मिटाने की 24 के पहले जिस पार्टी को खत्म कर देने की बात हो रही थी, हिमाचल में उसका आ जाना एक छोटा राज्य रहा, लेकिन उसके बाद कर्नाटक में आ जाना उसके मतलब भाजपा के कम होने से ज्यादा कांग्रेस के बढ़ने और मनोबल बढ़ने से जुड़ा हुआ है। लेकिन चुनौती अब ये है कि कांग्रेस बीजेपी के जो अपोजिशन में है, खासतौर पे कांग्रेस, वो मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में किन मुद्दों को लेके जाती है। क्योंकि देखिए, कर्नाटक में योगी आदित्यनाथ भी प्रचार करने पहुंचे थे, उन्होंने माफिया, बुलडोजर, हिजाब, तमाम तरह के नारे लगाए, लेकिन कर्नाटक में कुछ नहीं चला। लेकिन क्या यही मुद्दे जब बीजेपी मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में उठाएगी तो वहां का वोटर कैसे उस पर रिएक्ट करेगा? आमतौर पे माना जाता है कि जो उत्तर भारत की बेल्ट है, हिंदी बेल्ट जिसे कहते हैं, वहां पर आपको बुलडोजर के नाम पर वोट मिल जाएगा, आपको हिजाब के नाम पे वोट मिल जाएगा, आपको लव जिहाद के नाम पे वोट मिल जाएगा, आपको कश्मीर ये केरल स्टोरी के नाम पर वोट मिल जाएगा। तो क्या यहाँ का वोटर भी करप्शन के इशू को मेन इशू मानेगा? क्या बुलडोजर के इशू को मेन इशू मानेगा? ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। किस तरह से काम किया जाएगा? बड़ा सवाल ये भी है कि अगर कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में ये जिक्र कर पाती है कि बजरंग दल पर रोक लगाएगी, तो उत्तर भारत में खासकर राजस्थान, मध्य प्रदेश में जिस तरह का उसका समर्थक समूह है, क्या कांग्रेस उस तरह की क्लियर बाइनरी बना पाएगी? क्या वो ये तय कर पाएगी कि उसके संगठन में जो हैं वो कितने प्रो आरएसएस, बीजेपी या बजरंग दल के हैं? मतलब राजनीतिक दल में हो सकता है विरोध हो, तो उसके लिए एक हिंदी बेल्ट का रहेगा, क्योंकि मोनू मानेसर का किस्सा आप लोग जानते होंगे, भले हरियाणा का है लेकिन उसका अधिकतर जो आतंक का क्षेत्र रहा है वो राजस्थान के सटे हुए इलाके रहे हैं, और वहाँ वो इस तरह के आतंक मचाता रहा है। आतंक इस स्तर का रहा है कि दर्जनों ऐसे मुसलमानों की मॉब लिंचिंग किया है गौरक्षा के नाम पर, जिसके वीडियो खुद बनाकर लाइव ब्रॉडकास्ट किया है। लेकिन फिर भी यहाँ पर प्रतिबंध लगाना संगठन पर तो छोड़िए, एक छोटा मोटा नेता नहीं गिरफ्तार हुआ है, तो एक बड़ी समस्या है हिंदी बेल्ट में जिस तरह का वो है। अगर इस टॉपिक को हटा भी दिया जाए, क्या गठबंधन के नज़रिए से नहीं लग रहा है कि एक कमज़ोर फैक्टर, अगर बहुमत की सरकार आ गई कांग्रेस की, तो शायद ही कोई संभावना लग रही होगी कि जेडीएस के साथ कोई गठबंधन करेगी? लेकिन राज्यों में जब केंद्र में देखते हैं, ट्रेंड देखिए पिछले 2-3 बार का, और खासकर कर्नाटक का देखिए, भाजपा लोकसभा में 10-12%, पिछली बार तो 15% से भी ज़्यादा बढ़ी लोकसभा में। 36% के आसपास वोट थे उसके इसमें विधानसभा में, और लोकसभा में उसके 51% थे। लगभग 15% बढ़ी, और कांग्रेस और जेडीएस मिलके भी घटे। तो अकेले जो कांग्रेस लगभग 38-39% वोट पाई थी, वो जेडीएस के साथ मिलने के बाद भी दोनों लगभग 40% के आसपास है। तो जो भाजपा का लोकसभा में मोदी के चेहरे पर और लोकसभा के चुनाव के नैरेटिव में जो भाजपा का 10-12-15% बढ़ना है और जो 10% कांग्रेस का घटना है, वो कैसे मैनेज होगा? या फिर जीत जाने के बाद, बहुमत में आ जाने के बावजूद भी 13-14% वोट वाली जेडीएस के साथ अलायंस करना ही समझदारी रहेगी कांग्रेस के लिए? देखिए, कांग्रेस के लिहाज से अब उनको स्ट्रेटजी तय करनी पड़ेगी। अगर हम सिर्फ हिमाचल और कर्नाटक का एग्जांपल लें, तो कांग्रेस को ये समझ में आना चाहिए कि अगर वो अपने संगठन पे काम करेगी और संगठन के नेता जमीन पर काम करेंगे, तो नतीजे उनके लिए एक तरफा आएंगे। और अगर वो फूट होती है, जैसा कि राजस्थान में दिख रहा है, जैसा कि हमने गुजरात में देखा, लीडरशिप आपकी कमजोर है, लोकल लीडरशिप, ऐसे में दिल्ली से जहां कितने भी अगर आपके लीडर चले जाएं, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। बात रही जेडीएस की और कांग्रेस के गठबंधन, और ये लोकल लीडरशिप वाला विधानसभा में फैक्टर काम करता है। नेशनल लीडरशिप के इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूं कि उसके अनुकूल क्या रहेगा। देखिए, उसमें देखिए सबसे बड़ी जो अपोजिशन को लेकर जो घेराबंदी कर रहे हैं नीतीश कुमार जैसे, जिस तरह से अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, बहुत ज्यादा उनको भी, जैसे उड़ीसा गए, बहुत ज्यादा उनको रिस्पांस नहीं मिल रहा है। ऐसे में तय करना होगा, क्योंकि हर क्षेत्रीय दल के नेता की अपनी महत्वाकांक्षा है। हर कोई ये चाहता है कि वो फेस बने, या फेस ना बने तो कम से कम उसको इंपॉर्टेंस वहां पर मिले। ऐसे में शरद पवार कितने बड़े फैक्टर बनेंगे? शरद पवार को लेकर भी अब इधर उधर की बातें हो रही हैं कि वो भी तय कर रहे हैं कि दरअसल उन्हें रहना किस तरफ है, या एक बैलेंस बना के चलना है।
जेडीएस कांग्रेस का फैक्टर यह है कि अगर अब ये बहुमत की सरकार है, पिछली बार बहुमत की सरकार नहीं थी कांग्रेस की और जेडीएस के साथ गठबंधन की सरकार थी, तो वहां कंप्रोमाइज की स्थिति में कांग्रेस थी। इस हालात में आज जब कांग्रेस की बहुमत की सरकार है तो वो कंप्रोमाइज की स्थिति में नहीं है। उसको लग रहा है कि उसके वर्कर्स ने काम किया है तो उसका वोट अभी बना है, और इस वोट को मेंटेन रखना, इस वोट परसेंटेज को मेंटेन रखना अब कांग्रेस की जिम्मेदारी है। और अगर वो कर लेती है और फिर सत्ता में रहते हुए किसी राज्य में कोई सत्ता है और उसके साथ कोई छोटी पार्टियां हैं तो वो खुद ब खुद आ जाती हैं, फिर आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और जब ये एक माहौल बनता है, लगता है कि हाँ आप रेस में हैं, आप जो नंबर 1 है उसको आप पछाड़ सकते हैं, तो दूसरे जो चौथे पांचवें छठे नंबर के लोग होते हैं वो आपको सपोर्ट करने के लिए आ जाते हैं। ये एक फैक्टर काम कर सकता है। हालांकि एक कांग्रेस और भाजपा के रिकॉर्ड को कंपैरेटिवली तुलना करें, आप लोग भी, तमाम दर्शक लोग भी इस चीज़ को देखें, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, तब बहुत उलट नतीजे आते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में बहुमत के लगभग करीब सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस रही पिछले चुनाव में विधानसभा में। राजस्थान में बहुमत के बिल्कुल करीब लगभग सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस रही, भाजपा से बहुत आगे थी। और इसी की तरह छत्तीसगढ़ में तो क्लियर मेजॉरिटी मार्क पार कर चुकी थी। तीनों राज्यों में होने के बावजूद लोकसभा में बीजेपी क्लीन स्वीप कर जाती है। मध्य प्रदेश में सिर्फ एक सीट पर, वो भी छिंदवाड़ा की सीट पर, खुद कमलनाथ के बेटे जीत पाते हैं। राजस्थान में 25 की 25 सीट भाजपा जीत जाती है। छत्तीसगढ़ में भी 2 सीटों को छोड़ करके सब पे भाजपा जीत जाती है। इससे एक चीज़ समझ में आ जाती है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं लोकसभा में बढ़ चढ़ करके आप विधानसभा में चाहे जितना अच्छा, चाहे तो आप बहुमत पा जाइए, 2/3 जैसे सीटें छत्तीसगढ़ में पा गए तो फिर भी, इसलिए इस पर बात करना जरूरी हो जाता है कि नेशनल नैरेटिव क्या क्रिएट करेंगे। एक फैक्टर ये भी है कि जब प्रधानमंत्री मोदी का फेस जाता है तो उसके कंपैरिजन में आपके पास क्या चेहरा है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत में कोई 2 चेहरों के बीच की लड़ाई नहीं होती है, पार्टीज के बीच की लड़ाई है, लेकिन अल्टीमेटली मीडिया के जरिए जो हाइप दी जाती है वो फैक्टर बन गया। अब कांग्रेस के पास अल्टरनेटिव क्या था? मल्लिकार्जुन खड़गे के आने के बाद मुझे लग रहा है कि वो फैक्टर भी अब कहीं ना कहीं पीछे छूटेगा। आप देखिए हिमाचल में प्रधानमंत्री की उतनी रैलियां नहीं हुई थी जितनी उन्होंने कर्नाटक में की है, उतना वक्त उन्होंने नहीं दिया था, लेकिन बावजूद इसके हिमाचल कांग्रेस जीती। लेकिन वहां पर मोदी मैजिक कम हुआ या प्रधानमंत्री की इतनी रैलियां होने के बाद भी रिजल्ट ऐसा क्यों आया, ये सवाल बहुत ज्यादा तेजी से नहीं उठा था। लेकिन कर्नाटक में क्यों उठ रहा है? क्योंकि प्रधानमंत्री ने सबसे ज्यादा वक्त दिया यहां पर, और वो उसके बावजूद अगर कांग्रेस जीत रही है तो यहां पर कांग्रेस के लिए वक्त है कि वो अपना जो फेस है उस फेस को आगे करे और ये बताने की कोशिश करे कि देखिए प्रधानमंत्री की इतनी रैली हुई थी, जीते इतने, और हमारी लीडरशिप ने इतनी रैली की इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में और हम इतनी हाँ, इन दोनों में अंतर इसलिए भी किया जा सकता है कि जब हिमाचल का चुनाव नतीजे आए तो हिमाचल का चुनाव गुजरात के साथ हुआ, तो गुजरात एक बड़ा स्टेट और खुद प्रधानमंत्री का गृह राज्य रहा, तो उधर ज्यादा फोकस रहा, हिमाचल पर बहुत ध्यान नहीं रहा। लेकिन कर्नाटक बिल्कुल अलग, अकेले विधानसभा चुनाव हुआ है। यूपी का म्युनिसिपल इलेक्शन जरूर हुआ है इसमें, लेकिन वो एक अलग फैक्टर है कि कोई विधानसभा उसमें भी देखिए प्रधानमंत्री यूपी नहीं गए, प्रधानमंत्री यूपी से सांसद हैं, उत्तर प्रदेश से सांसद हैं, लेकिन वहां नहीं गए। आप देखिए, और जबकि आप कह नहीं सकते कि प्रधानमंत्री नगर निगम के चुनाव प्रचार नहीं करते, दिल्ली की गलियों में पाकिस्तान का मुद्दा उठाते हैं। हेमंत विश्व शर्मा तक अलग अलग मुख्यमंत्री यहां पर आ गए, और उत्तर प्रदेश में सिर्फ योगी आदित्यनाथ का चेहरा था। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश तक सीमित हो गए, क्योंकि देखिए आप देखिए कर्नाटक में वो आए, कितना इंपैक्ट रहा। क्योंकि बातचीत कर रहे हैं तो ये भी जानना जरूरी है कि निगम के चुनाव में क्या हो रहा है। जैसे भारतीय जनता पार्टी लीड करती है 17, हम सिर्फ मेयर की बात कर ले, क्योंकि जहां पर वहां पर पार्षद और नगर पंचायत के जो सदस्य और अध्यक्ष हैं उसकी संख्या इतनी ज़्यादा है कि चुनाव नतीजे आते आते अगला दिन भी हो सकता है, अगले के अगला दिन भी हो सकता है। लेकिन जो मेयर की सीट है उस पर उसी ट्रेंड के हिसाब से बढ़त मिल रही है। जैसे लगभग सारी सीटों पर भाजपा बढ़ती रहती है, उसी तरह अभी सत्ता में होने के बाद भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही। इसमें एक लोकल प्रशासन का भी फैक्टर होता है। दूसरा कि शहरी आबादी सबसे ज़्यादा होती है, तो शहरी आबादी में सवर्ण आबादी ज़्यादा है, मुस्लिम आबादी है, फिर दलित आबादी है, ओबीसी आबादी और ग्रामीण आबादी कम होती है। तो सवर्ण आबादी एक तरफा पोलराइज होकर भाजपा को हमेशा इस तरह के चुनाव में, मेयर के चुनाव में वोट देती है, उसका एक फायदा मिल जाता है। दूसरा कि मुस्लिम आबादी जो है उसके 3 दावेदार बन जाते हैं, बसपा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। इसके अलावा ओवैसी और आम आदमी पार्टी जैसे तमाम अन्य पार्टियां तो छोटे फैक्टर हो गए। तो जो मुस्लिम वोट है उसके कई दावेदार बन जाते हैं। और
जो दलित वोट है वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं है कि कहीं अकेले जिता दे, या एक दो जगह पे है तो फिर बसपा को उस तरह रिजल्ट में मिलता है। तो इस वजह से मेयर के चुनाव के नतीजे लगभग उसी तरह आ रहे हैं। 17 में लगभग 15 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है, एक दो सीटों पर बसपा लीड कर रही। फिलहाल अभी सपा और कांग्रेस कहीं नहीं दिख रहे हैं, तो ये एक फैक्टर है। तो क्या, लेकिन आप जो मुद्दा उठा रहे हो उससे तो ये हो रहा है कि मोदी से ज्यादा वैलिडिटी योगी के चेहरे को मिल रही है। नहीं मिल रही थी। अब आप देखिए योगी आदित्यनाथ के को मीडिया भी बता रहा था कि प्रधानमंत्री के बाद, नरेंद्र मोदी के बाद कौन, तो उसमें योगी आदित्यनाथ को नंबर 1 बताया जा रहा था। उनको ये बताया जा रहा था कि अलग अलग राज्यों में अगर विधानसभा चुनाव होते हैं तो सबसे ज्यादा डिमांड योगी आदित्यनाथ की होती है। वो कर्नाटक आए, कर्नाटक में उन्होंने तमाम तरह के वही मुद्दे अपने, बुलडोजर, माफिया, हिजाब और मुस्लिम तुष्टीकरण, वो तमाम चीजें उन्होंने उठाई सिलसिलेवार ढंग से। वो केरल स्टोरी को टैक्स फ्री भी कर दिया, लेकिन नतीजा क्या हुआ? कर्नाटक में नहीं चला जादू। योगी आदित्यनाथ का फेस सिर्फ चला उत्तर प्रदेश के भीतर। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नहीं गए। प्रधानमंत्री नहीं गए, इसका मतलब यह है कि बीजेपी का चेहरा योगी आदित्यनाथ है उत्तर प्रदेश में, और वो अपने चेहरे के दम पर उत्तर प्रदेश के चुनाव जिता भी सकते हैं। एक ट्रेंड देखिए, 2017 के चुनाव में यूपी का चेहरा नरेंद्र मोदी थे जी, और योगी किसी एक दो जिले का चेहरा थे। उस चुनाव को जीता गया, योगी सीएम बने। फिर 2019 के चुनाव में दोनों मिलकर के कैंपेन किए। 2022 के चुनाव में योगी आगे, मोदी बस सपोर्ट बेस की तरह रहे। अब ये वाला चुनाव अगर पार्षद वाला देखा जाए, जिसमें पार्षद से लेकर मेयर तक है, तो आप देखेंगे निगम के चुनाव में योगी ने लीड किया। तो कहीं खुद प्रधानमंत्री भी, खुद नरेंद्र मोदी भी योगी को धीरे धीरे लॉन्च तो नहीं कर रहे हैं। लॉन्च अगर करना होता, देखिए ये बीजेपी या फिर उनका संगठन लॉन्च करने के लिए मजबूर कर रहा हो। में इस तरह से मुझे नहीं लगता कि लॉन्चिंग किसी को तैयार किया जाता है। बीजेपी में कोई चेहरा आगे रख दिया जाता है और कह दिया जाता है कि इसी को मानिए। क्योंकि आप देखिए योगी आदित्यनाथ कैसे मुख्यमंत्री बने थे, कहीं से कहीं तक कोई जिक्र नहीं था, और आखिरी वक्त में योगी आदित्यनाथ को ला के रख दिया गया था कि यही मुख्यमंत्री होंगे। ठीक है, तो बीजेपी में इस तरह से लॉन्चिंग होगी या किसी को आगे बढ़ाया जाएगा तो वो तो लगता नहीं है। लेकिन ये जरूर इम्पैक्ट है कि आने वाले 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की तरफ से योगी आदित्यनाथ ही चेहरा है बीजेपी के लिए। उनसे अलग कोई और चेहरा आप भी बताइए कि कोई नजर नहीं आता है। हाँ, अगर नरेंद्र मोदी एक राष्ट्रीय स्तर पर चेहरा रहेंगे, और उसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने 2022 के चुनाव में साबित किया है, अभी मेयर के चुनाव में साबित किया है, तो लगभग वही नौबत है। और आप ये भी देखिए बीजेपी के नेता जिस तरह से प्रधानमंत्री के नाम को लेकर या उनके कामों को लेकर कहते हैं कि इसका श्रेय प्रधानमंत्री को जाता है, ये काम प्रधानमंत्री ने किया, ये तो उनकी कृपा दृष्टि है, ये उनका आशीर्वाद है। यही भाषा उत्तर प्रदेश की कैबिनेट के मंत्री या उप मुख्यमंत्री तक योगी आदित्यनाथ के लिए बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ बीजेपी उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक बड़ा चेहरा रह गए हैं, उसके इर्द गिर्द कोई चेहरा अभी कोई नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में देखिए उत्तर प्रदेश के चुनाव के साथ साथ आप देखिए एक फैक्टर जो कर्नाटक में छूट रहा है, प्रियंका गांधी का। प्रियंका गांधी ने जिस वक्त बजरंग बली और ये विवाद शुरू हुआ था, गाली वाला इशू हुआ था, तो उन्होंने जो जवाब दिया था उससे नैरेटिव बदला था। गाली वाला इशू जब प्रधानमंत्री ने उठाया था तो लग रहा था, और मीडिया भी ये कह रहा था कि बस यहीं से चुनाव बदल गया। अगले दिन जब प्रियंका का बयान आया, फिर लगा कि नहीं, बीजेपी का ये कार्ड नहीं चला। हाँ, लाइन दर लाइन एक काउंटर था कि जनता के दुख की बात करनी चाहिए, तो अपना दुखड़ा लेकर आए हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं। लेकिन क्या यही प्रियंका फैक्टर उत्तर प्रदेश में चलेगा? कांग्रेस अभी उत्तर प्रदेश को एक तरह से भूले बैठी है। वहां पर उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अपने संगठन को कैसे खड़ा किया जाए, जो एक तरह से कांग्रेस को सोचना चाहिए। वहां गठबंधन किससे करे? समाजवादी पार्टी से करके देख लिया, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ आ गए, सही है। आपका भीम आर्मी से भी बहुत अच्छा ताल्लुकात है, आपको आरएलडी से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात है, लेकिन कोई आपको साथ में रखना नहीं चाह रहा। तो ये फैक्टर, इस पर कांग्रेस को काम करना और एक बहुत बड़ी चीज ये भी हो जाती है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अलावा भी जो सामने पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी, पिछले 35-40 सालों से उनका एक जो स्ट्रांग होल्ड रहा है, उनका जो वोट बैंक रहा है, और उनके वोट बैंक की एक कैटेगरी रही है जिसे बहुत ज़्यादा बदला नहीं जा सकता, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा किया जा सकता है। कर्नाटक में एक क्षेत्र विशेष में ये बात रही है जेडीएस के साथ, तो वो भी आज भी नहीं बदला है। बहुत हो सकता है 17 से 13% तक ला सकते हैं आप उसको, तो ये फर्क पड़ता है। तो उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में कांग्रेस के साथ ये एक समस्या है कि उसके वहां पर लालू और नीतीश जैसे नेता बिहार में हैं, तो उससे बड़ा और कोई बना ही नहीं पाता।
खुद राहुल गांधी और प्रियंका चले जाएं तो उनका भी नहीं बन पाता और है। यही बीजेपी के साथ होने जा रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ इतना बड़ा चेहरा बन गए हैं कि अगर योगी आदित्यनाथ को एक तरफ रखकर बीजेपी चाहे कि इस वक्त उत्तर प्रदेश के मैदान में उतरे, तो वही नुकसान होगा बीजेपी को जो इन तमाम पार्टियों को होता है कि सपा या बसपा को दरकिनार कर 2021 के जून में योगी बनाम मोदी इस देश की मीडिया ने किया था। जाहिर सी बात है इशारा आरएसएस या बीजेपी की तरफ से रहा होगा। तब हालात ये थे आज के 2 साल पहले कि योगी आदित्यनाथ को कहा जा रहा था मुख्यमंत्री पद से हटाया जाने वाला है, कोरोना की दूसरी लहर चल रही थी। तब से 2 साल में इतना अपडेट हो चुका है कि अब योगी आदित्यनाथ ने साबित कर दिया है कि उनके बिना उत्तर प्रदेश में जीत संभव नहीं है। तो हो सकता है कि आप भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से कोई सहमति रखता हो, लेकिन योगी आदित्यनाथ को एक नए रूप में, जो पहले भगवा की एक राजनीति की गई, हिंदुत्व के ब्रांड की राजनीति की गई, तो उसमें हिंदुत्व की राजनीति की जो भी सेकेंड कॉपी थी, जो सफ़ेद कपड़ों में सफ़ेद दाढ़ी में हिंदुत्व दिखता था, अब सीधा भगवा कपड़े में जो हिंदुत्व दिखने लगा है, वो उसकी ब्रांडिंग हो सकता है आगे चल के राष्ट्रीय स्तर पर भी किया जाए। अभी 2 दिन पहले एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू हो रहा था, योगी आदित्यनाथ से पूछा गया कि आप प्रधानमंत्री बनेंगे, तो कह रहे हैं कि हमें बिल्कुल नहीं बनना, हमें मठ जाना है, संन्यास लेना है। ये कॉन्फिडेंस तभी आ सकता है जब इस देश का मीडिया, तमाम स्कॉलर, खासकर अपर कास्ट के लोग जो ओपिनियन मेकिंग करते हैं, वो संत की छवि गढ़ दिए हों, सन्यासी की छवि गढ़ दिए हों, ताकि ये महसूस हो लोगों को सुनने में लगे कि वो संत व्यक्ति कुछ नहीं चाहता है, उसको पद की लालसा नहीं है, उसको मुख्यमंत्री बनने की लालसा नहीं है, प्रधानमंत्री बनने की लालसा नहीं है। तो हो सकता है इस बात का फायदा लेते लेते कल का योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा चेहरा पूरे देश में बनाया जाए। एक और फैक्टर है, आप कर्नाटक के चुनाव को देखिए, बीजेपी ने बहुत कोशिश की कि ये मुद्दा हिजाब और तमाम तरह के मुद्दों के जरिए एक खास तौर पर, एक खास लाइन पर चला जाए। कांग्रेस करप्शन के मुद्दे पर डटी रही। यही लाइन अगर अपोजिशन उत्तर प्रदेश से लेकर अलग अलग राज्यों में अपनाता है कि आपको अपने मुद्दों को फोकस करना है और उसी पर आपको रुक के रखना है, क्योंकि बीजेपी को जब ये लगता है कि वो इन मुद्दों को काउंटर नहीं कर पा रही है, तब वो एक खास तौर की लाइन लेने की कोशिश करती है। आप देखिए, तेजस्वी यादव ने जब अकेले दम पर चुनाव लड़ा था तो वो फोकस थे और उन्होंने उस चीज पर फोकस किया था, उसका नतीजा भी आया था। हालांकि कुछ सीटों का फर्क रह गया था, लेफ्ट और कांग्रेस के अलायंस से था। यही स्ट्रेटजी अगर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दूसरे राज्यों में भी अपोजिशन अपनाएगा कि आप अपने फोकस कीजिए अपने मुद्दों को, आम जनता के जो मुद्दे हैं उसको अगर आप फोकस करके चुनाव लड़ेंगे, फिर चाहे किसी भी तरह का मुद्दा कोई भी अपोजिशन पार्टी आपके खिलाफ वाली पार्टी उठाने की कोशिश करे, तो उसका फायदा नहीं मिलेगा, नुकसान जरूर हो सकता है। बिल्कुल, ये सारी बातें समझने समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शाकिर आपका। दरअसल बात ये है कि अभी इसलिए चर्चा की जा रही है कि देश भर के विपक्षी दल इस बात के हर रोज हर रैली में चर्चा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से संविधान को खतरा है, देश के लोकतंत्र को खतरा है। तो अगर इन विपक्षी दल के लोगों को लगता है कि ऐसा खतरा है, तो उन्हें मिलजुल कर एक रणनीति बनानी चाहिए और कैसे चुनाव लड़ना चाहिए और कैसे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, इस पर खास रणनीति के तहत काम करना चाहिए। जैसे कि गुजरात में जैसे चुनाव लड़ा गया उसमें क्या क्या कमियां रही, कर्नाटक में कैसे चुनाव लड़ा गया उसमें क्या क्या खूबियां रही हैं, कहां पर मुद्दों पर फोकस किया जा सकता, कहां पर नहीं, ये सारी नैतिकता की बात हम भी आप भी सलाह देंगे विपक्ष के दलों को। इस देश में जो रूलिंग पार्टी है उसके जो सबसे बड़े नेता हैं, उनके लिए तो अब कोई एथिक्स मायने ही नहीं रखता, उन्हें तो बताया ही नहीं जा सकता कि किन मुद्दों पर बोलना है। प्रधानमंत्री हो करके हर चुनाव में एक नया लोअर स्टैंडर्ड तय करते चले जा रहे हैं। अफसोस की बात यह है, हमारी चर्चा की बात ये होगी, हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे, जो चुनावी नतीजे आ रहे हैं उस पर भी हम आपको बताएंगे और जो राजनीतिक घटनाक्रम होंगे उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।